पारस अर्जुन को गोली मार रहा था, लेकिन उसकी बंदूक वहीं पर रुक गई थी। उसे गोली ही नहीं निकल रही थी। क्या करेगा पारस, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये कहानी आज हमारी खत्म होने जा रही है। आप लोगों को हम कल से हमारी नई कहानी और एक भयानक, खौफनाक और हॉरर की कहानी भी सुनाने जा रहे हैं, और साथ ही एक नई कहानी भी सुनाने जा रहे हैं। और मैंने जो कल आपको पोस्टर भेजा था, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हैं एक्टिंग वर्कशॉप करने के लिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। बड़ा ही मज़ा आने वाला है एक्टिंग वर्कशॉप में। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी एक्टिंग वर्कशॉप करें, आप लोग भी कोई नई चीज़ सीखें, तो आप लोग भी हमारी एक्टिंग वर्कशॉप में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 29, द साइलेंट मिलेनियर। तभी अर्जुन ने एक पल का इंतजार नहीं किया। वो बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा और उसने पारस के हाथ से एक जोरदार किक मारी, जिससे पिस्तौल दूर जा गिरी। और उसी झटके में अर्जुन ने पारस के कॉलर को पकड़ा और उसे हवा में उठाकर मैंशन के उस भारी संगमरमर के खंभे पर पूरी ताकत से दे मारा। पारस दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, ओह! उसके मुंह से खून की एक फवारा फूट पड़ा। उसकी पसलियां टूट चुकी थी और वो जमीन पर एक कीड़े की तरह रेंग रहा था। वो अर्जुन के जूतों के पास आकर अपने खून से सने हाथ जोड़ने लगा। उसने सिसक कर कहा, मुझे माफ कर दे अर्जुन, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरा ही खून हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। पारस रोते हुए मौत की भीख मांग रहा था। जो इंसान कुछ देर पहले हजारों करोड़ के अग्निहोत्री एम्पायर का मालिक बनने के सपने देख रहा था, आज उसकी सांसों की भीख मांग रहा था। अर्जुन ने बहुत ही नफरत और घृणा से पारस को देखकर कहा, और सबसे बड़ा गुनाह तेरा, तूने उस निजाम से हाथ मिलाया जिसने 25 साल पहले हमारी दादी को मारा था। तो अग्निहोत्री के नाम पर कलंक है पारस। एक अगर अर्जुन ने अपनी कमर से वो कॉम्बैक्ट नाइफ निकाला और पारस के सीने पर अपना भारी बूट दे मारा। तभी पारस ने खांस कर उसको धमकी देकर कहा, तू मुझे नहीं मार सकता अर्जुन। निजाम कल मुझे बचा लेंगे, वो तुझे बर्बाद कर देंगे। लेकिन आगे से अर्जुन ने अपना छुरा पारस की गर्दन के करीब लाकर कहा, निजाम की चिंता तू मत कर, उसे मारने के लिए मैं खुद हैदराबाद जा रहा हूँ। आज से तेरा और उस निजाम की कहानी का आखिरी पन्ना खत्म, हमेशा के लिए खत्म। ये कहकर अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और एक झटके में उस छुरे को पारस के सीने में सीधे उसके दिल के आर पार कर दिया। खचाक की आवाज के साथ पारस की आंखें पूरी तरह फैल गई। उसका शरीर एक तेज झटके के साथ ऐसा ऐठा, मुंह से एक गहरा गार्गल का साउंड आया और वो हमेशा के लिए शांत हो गया। गद्दार पारस का अंत उसी अग्निहोत्री मेंशन के फर्श पर एक कुत्ते की मौत के साथ हो चुका था। उसके बाद अर्जुन ने अपना छुरा बाहर निकाला। उसने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक असीम शांति थी। इसके बाद वो मुड़ा और धीरे धीरे चलकर दादाजी के पास आया। दादाजी अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने पोते के लिए जो गर्व था, वो दुनिया की हर दौलत से बड़ा था। अर्जुन उनके पास जाते ही उनके पैरों में बैठ गया और अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दी दादाजी, मैंने आपको इतने दिनों तक दर्द में रखा। मैंने आपको भी यही यकीन दिलाया कि मीरा मर चुकी है। अगर मैं आपको सच बता देता, तो पारस के जासूस आपके चेहरे पर वो सुकून पढ़ लेते और वो कभी बाहर नहीं आता। आगे से दादाजी ने रोकर अर्जुन का खून से सना हुआ चेहरा अपने सीने में लगाकर बोला, तूने कोई गलती नहीं की मेरे लाल। तूने वो किया है जो एक असली राजा को करना चाहिए। तूने अपने परिवार, अपनी मोहब्बत और इस एम्पायर की इज्जत बचाई। मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन। दादाजी की यह बात सुनकर अर्जुन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था। अर्जुन ने एक बहुत ही फुलादी लहजे में कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ दादाजी। पारस मारा गया, सुरेंद्र जेल में है, लेकिन वो आखिरी शैतान जो निजाम, वो अभी भी हैदराबाद में जिंदा है। उसने 25 साल पहले मेरी दादाजी का खून किया था। ये कहकर अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसका खौफनाक और बर्बर रूप अब पूरी तरह से एक मिलिट्री कमांडर में बदल चुका था। उसने कड़क आवाज में कहा, मैं आज रात ही हैदराबाद जा रहा हूँ दादाजी, और मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक मैं उस निजाम का सिर काटकर आपके पैरों में नहीं रख देता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अर्जुन के इन शब्दों में इतनी आग और इतना दृढ़ निश्चय था कि अग्निहोत्री मेंशन की दीवारें भी मानो इस प्रतिज्ञा की गवाह बन गई हो। दादाजी ने अपने इस फुलादी पोते को देखा और गर्व से अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने अर्जुन के माथे पर हाथ रखकर उसे विजय का आशीर्वाद दिया। इसके बाद अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े पर लगे खून की परवाह नहीं की।
और उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के उस शैतान पर था। अर्जुन ने हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर जोर से आवाज लगाकर कहा, जगदीश जी। वो जानता था कि जगदीश जी खुद उसके पीछे आ गए होंगे, इसलिए उन्होंने उनको देखे बिना ही आवाज लगा दी। वहीं उसकी आवाज सुनते ही जगदीश जी तुरंत दौड़कर अंदर आए। उन्होंने सम्मान के साथ कहा, जी सर। आगे से अर्जुन ने तुरंत ऑर्डर देकर कहा, हैदराबाद कूच करने का वक्त आ गया है। मुझे अगले 20 मिनट के अंदर एयरपोर्ट के वीआईपी रनवे पर 2 स्टील्थ हेलीकॉप्टर तैयार चाहिए और दादाजी की उस स्पेशल निंजा टीम को बुलाओ। मुझे आज रात उनकी जरूरत पड़ेगी। अर्जुन की आवाज एक मिलिट्री जनरल जैसी थी। उसका यह ऑर्डर सुनते ही जगदीश जी के चेहरे पर एक खौफ मिश्रित हैरानी छा गई। उन्होंने हैरान होकर पूछा, सर, क्या आप द निंजा शैडो आर्मी की बात कर रहे हैं? आगे से अर्जुन ने गहरी सांस ली और ठंडी सांस लेकर सिर हिलाकर कहा, हाँ निजाम का किला कोई आम किला नहीं है। वहां सिर्फ गोलियों से काम नहीं चलेगा। मुझे वो घोस्ट चाहिए जो बिना आवाज के दुश्मन की गर्दन काट सके। वहीं उसकी आवाज सुनकर पीछे से दादाजी ने जगदीश की तरफ देखकर हामी भर दी। द निंजा शैडो आर्मी अग्निहोत्री एम्पायर की कोई सिक्योरिटी फोर्स आम नहीं थी। ये दादाजी द्वारा 30 साल पहले बनाई गई 8 ऐसे खतरनाक खूंखार और अनाथ लोगों की टॉप सीक्रेट टीम थी, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट हथियार और साइलेंट किलिंग की ट्रेनिंग दी गई थी। वो 8 लोग अपनी परछाई से भी तेज थे। वो केवल दादाजी या उनके सीधे वारिस का हुक्म मानते थे। उन लोगों ने पहले ही अर्जुन और मीरा को गोवा में बचाया था। जब दादाजी ने हामी भर दी तो जगदीश जी ने तुरंत अपना फोन निकाला और ऑर्डर पास करके कहा, यस बॉस, वो लोग 20 मिनट में हेलीपैड पर होंगे। इसके बाद अर्जुन मेंशन से बाहर निकला। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी और बारूद की गंध घुल गई थी। पारस की लाश और उसके 100 आदमियों का खून मेंशन के फर्श पर अभी भी ताजा था, लेकिन अर्जुन उसे पीछे छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठा और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। रात के 1 बज रहे थे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबसे सुनसान और प्राइवेट रनवे पर 2 काले रंग के अगुस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स के रोटर ब्लेड्स तेजी से घूम रहे थे। तभी अर्जुन की गाड़ी रनवे पर आकर रुकी। जब अर्जुन बाहर निकला तो उसने देखा कि हेलीकॉप्टर के पास 8 लोग एक लाइन में बिल्कुल सीधे खड़े थे। उन्होंने सर से लेकर पैर तक जेट ब्लैक टैक्टिकल निंजा सूट पहने थे। उनके चेहरे पर काले नकाब थे। उनकी पीठ पर दो दो कटाना बंधी हुई थी। उनके जांघों पर साइलेंसर लगे पिस्तौलें। उनके एक खड़े होने के अंदाज से एक ऐसा सन्नाटा था जो मौत से भी ज्यादा डरावना लगता था। जैसे ही अर्जुन उनके सामने पहुंचा, 8 निंजा कमांडोज ने एक साथ अपने दाहिने घुटने पर बैठकर अपना सिर झुकाकर अपने राजा को सलामी दी। आगे से अर्जुन ने मुस्कुराते कहा, वेलकम टू द हंट जेंटलमैन। आज रात हमारा शिकार हैदराबाद का गॉडफादर है। कोई रहम नहीं, कोई आवाज नहीं। उसकी आवाज सुनकर आगे से निंजा टीम के लीडर ने बिना कुछ बोले बस एक बार अपना सिर हिला दिया। इसके बाद अर्जुन पहले हेलीकॉप्टर में बैठा। बाकी निंजाज कमांडो दोनों चॉपर्स में बंट गए। जगदीश जी भी अर्जुन के साथ कम्युनिकेशंस और नेविगेशन संभालने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ गए। उनके बैठते ही पायलट ने एटीसी को सिग्नल दिया। तभी अर्जुन ने आदेश देकर कहा, टेक ऑफ। उसके इतना कहते ही दोनों काले हेलीकॉप्टर्स मुंबई की जमीन को छोड़कर आसमान के घने अंधेरे में हैदराबाद की तरफ मौत का पैगाम लेकर उड़ चले थे। हेलीकॉप्टर के अंदर अर्जुन की अपनी सीट बेल्ट बंधी और अपने सामने लगे एडवांस लैपटॉप को ऑन किया। जगदीश जी ने भी अपना ट्रैकिंग सिस्टम चालू कर दिया। तभी अर्जुन ने हेडफोन्स लगाकर पूछा, जगदीश जी, क्या हमारे पास निजाम के किले के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं? उसका यह सवाल सुनते ही जगदीश के चेहरे पर बहुत ही शातिर और विनिंग मुस्कान आ गई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जी सर, 100% एक्यूरेट लोकेशन मिल चुकी है और इसका पूरा क्रेडिट आपके उस मास्टर प्लान को जाता है। उनकी यह बात सुनते ही अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर हैदराबाद के नक्शे पर एक लाल रंग का बिंदु क्लिक कर रहा था। ये वो राज था जो पारस और निजाम कभी समझ नहीं पाए। जब अर्जुन उस गुप्त अंधेरे में शराब पीने का नाटक कर रहा था, तब उसने और जगदीश जी ने मिलकर विला नंबर 360 के स्टाफ की गहराई से जांच की। उन्हें पता चल गया कि घर का एक पुराना नौकर चुपके चुपके एक बर्नर फोन का इस्तेमाल कर रहा है। अर्जुन ने उस नौकर को पकड़ने या मारने के बजाय एक रिवर्स ट्रैकिंग का खेल खेला। इसलिए अर्जुन ने एक ठंडी हंसी हंस कर कहा, वो बेवकूफ नौकर सोच रहा था कि वो हमें धोखा दे रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं जानबूझकर उसे वो देखने दे रहा हूँ जो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। मैंने खुद शराब की खाली बोतलें उसके सामने फेंकी
ताकि वो निजाम को रिपोर्ट कर सके। आगे से जगदीश जी ने लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर खोल कर कहा, बिल्कुल सर। और जैसे उस नौकर ने निजाम को एक खबर देने के लिए फोन किया, अर्जुन डिप्रेशन में है और पारस ने मेंशन पर हमला कर दिया है। हमारी साइबर टीम ने उस नौकर के फोन के जरिए निजाम के उस सैटेलाइट फोन के सिग्नल को पूरी तरह हैक कर लिया था। तब स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें उभर कर सामने आई। जगदीश ने तुरंत उसके बारे में अर्जुन को समझाना शुरू करके कहा, सर, निजाम का अड्डा हैदराबाद शहर के बीचों बीच नहीं है। वो हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर गोलकोंडा के पुराने खंडरों के पीछे एक बहुत ही घने जंगल में स्थित है। बाहर से देखने पर यह किसी पुरानी निजाम कालीन हवेली का खंडर लगता है, लेकिन जमीन के नीचे उसने एक बहुत हाई टेक अंडरग्राउंड बंकर और किला बना रखा है। उनकी यह बात सुनते ही अर्जुन ने उस नक्शे को अपने दिमाग में पूरी तरह से छाप लिया और उस जगदीश जी से पूछा, सिक्योरिटी कैसी है वहां की? जगदीश जी ने गंभीर होकर कहा, लेवल 4 सिक्योरिटी है सर। उसके किले के चारों तरफ 15 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवारें हैं। दीवारों पर मोशन सेंसर्स और नाइट विजन कैमरे भी लगे हैं। करीब 50 से 60 हथियारबंद गार्ड्स बाहर और अंदर गश्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उस हवेली के अंदर जाने का सिर्फ एक ही मेन रास्ता है, जो स्टील के भारी दरवाजों से बंद है। उनकी ये बात सुनकर आगे से अर्जुन ने अपनी पिस्तौल की मैगजीन चेक करके कहा, हर किले में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जगदीश जी, और निंजा शैडो आर्मी को दरवाजों की जरूरत नहीं होती। ये कहकर अर्जुन ने निंजा टीम के लीडर की तरफ देखकर उसे पूछा, क्या तुम लोगों ने नक्शा देख लिया? आगे से निंजा लीडर ने अपनी लाल चमकती हुई आंखों से अर्जुन को देखा और बहुत ही भारी मशीनी आवाज में जवाब देकर कहा, वी आर रेडी माई लॉर्ड। इसी बीच उनका हेलीकॉप्टर तूफानी रफ्तार से हैदराबाद की सरहदों की तरफ बढ़ रहा था। अब सिर्फ 1.5 घंटे का सफर बाकी था। उधर मुंबई में जो कयामत आ चुकी थी, उससे हजारों किलोमीटर दूर उधर हैदराबाद के उस अंडरग्राउंड भूल भुलैया जैसे बंकर के सबसे बड़े और आलीशान कमरे में एक अलग ही दुनिया बसी जागी थी। निजामुद्दीन उस भारी विंटेज नकाशीदार कुर्सी पर बैठा हुआ था। कमरे का नजारा किसी मुगल आजम के दरबार जैसा था। फर्श पर बेशकीमती लाल रंग के ईरानी कालीन बिछे हुए थे। छत से पुराने डिजाइन के लाल और सुनहरे झूमर लटक रहे थे। कमरे में महंगे हुक्के का मीठा धुआं और शराब की गंध फैली थी। निजाम के सामने तो खूबसूरत रशियन डांसर धीमी धीमी मुजरे वाली धुनों पर नाच रही थी। निजाम ने एक हाथ में ब्लू लेबल विस्की का ग्लास था और दूसरे हाथ में वो तस्बीह। उसके आसपास उसके 10 सबसे वफादार और खूंखार बॉडीगार्ड्स अपनी AK-47 राइफल्स के साथ सीना ताने खड़े थे। निजाम के चेहरे पर कोई खौफ, कोई चिंता नहीं थी। वो पूरी तरह से बेफिक्र था और उसे लग रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी बाजी उसने जीत ली है। निजाम का चीफ कमांडर, जो भारी भरकम और अफगानी आदमी था, उसने आगे आकर इज्जत के साथ सिर झुकाकर कहा, गॉडफादर, मुंबई से कोई नई खबर? उसकी यह बात सुनकर आगे से निजाम ने एक घमंडी ठहाका लगाया और अपना शराब का गिलास खाली कर दिया। निजाम ने अपनी खुरदरी आवाज में कहा, खबर की कोई जरूरत नहीं अफगान। पारस अब एक बूढ़े रणविजय अग्निहोत्री से पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स पर साइन करवा चुका होगा, और वो बूढ़ा और वो शराबी अर्जुन दोनों अब तक पारस के जूतों के नीचे कुचले जा चुके होंगे। आगे से अफगान ने लालच में पूछा, तो क्या हमें मुंबई के अंडरवर्ल्ड को टेक ओवर करने की तैयारी करनी चाहिए? उसकी यह बात सुनकर आगे से निजाम ने अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर कहा, बिल्कुल। कल सुबह का सूरज निकलने से पहले अग्निहोत्री एम्पायर का नामो निशान मिट जाएगा। मैं खुद कल अपने प्राइवेट जेट से मुंबई जाऊंगा और उस अर्जुन के उस करोड़ों के विला में बैठकर उसके पूरे एम्पायर की चाबियां अपने हाथ में लूंगा। यह कहकर निजाम ने दीवार पर लगी रणविजय अग्निहोत्री की तस्वीर की तरफ देखा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का गिलास उस तस्वीर पर पूरी ताकत से दे मारा। क्रैश! गिलास टूटकर बिखर गया। तभी निजाम ने पागलों की तरह चीख कर कहा, 25 साल, 25 साल तक मैंने इस दिन का इंतजार किया है रणविजय। तूने मुझे हरा कर मेरी दौलत छीनी थी। आज मैंने तेरे पौधे को पागल कर दिया और तेरा अंपायर हथिया लिया। मेरी जीत मुकम्मल हो गई। ये चिल्लाकर निजाम ने अपने डांसरों की तरफ देखा और मुस्कुराकर उनको ऑर्डर देकर कहा, म्यूजिक तेज करो, आज रात जश्न होगा। आज हैदराबाद का बादशाह मुंबई का भगवान बन गया है। इसी के साथ तेज अरबी और विदेशी दोनों की साथ कमरा गूंज गया। निजाम पूरी तरह से गलतफहमी में जी रहा था कि पारस मुंबई में जीत चुका होगा। उसे इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि जिस पारस के भरोसे वो जश्न मना रहा है, उस पारस का सेना अर्जुन के छुरे से फट चुका है और उसकी लाश मुंबई के फर्श पर सड़ रही है।
सबसे बड़ी बात, उसे यह भी नहीं पता था कि मुंबई का भगवान अपनी गद्दी छोड़कर मौत के फरिश्तों के साथ उसी के किले को ठीक ऊपर आसमान में मंडरा रहा है। रात के 3 बज चुके थे। हैदराबाद के उस घने और सुनसान जंगल के ठीक ऊपर, जहां निजाम का किला स्थित था, आसमान में घने बादल छा गए थे। अर्जुन के दोनों अगुस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स किले के करीब 2 किलोमीटर पहले 5,000 फीट की ऊंचाई पर आकर होवर करने लगे। इन हेलीकॉप्टर्स में स्टील टेक्नोलॉजी थी और इनकी आवाज नीचे जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। तभी हेलीकॉप्टर के अंदर रेड लाइट जलने लगी, जिसे देखकर पायलट ने तुरंत अनाउंस करके कहा, ड्रॉप जोन अप्रोचिंग। उसकी अनाउंसमेंट सुनते ही अर्जुन ने अपनी सीट बेल्ट खोली और अपने कानों में लगे वायरलेस कम्युनिकेटर लगाया और अपनी आंखों पर नाइट विजन ग्लासेस सेट कर लिए। आठों निंजास कमांडोज भी अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए। उन्होंने अपने कंधों पर बंधे हुए काले पैराशूट चेक किए। इसके बाद अर्जुन ने हेलीकॉप्टर के दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, जगदीश जी, आप यही हवा में रहकर हमें सैटेलाइट फीड और रास्तों की जानकारी देंगे। अगर 45 मिनट के अंदर मेरे साथ कोई कांटेक्ट ना हो तो इस पूरे जंगल और किले को एयर स्ट्राइक से उड़ा देना। मुझे वो निजाम जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में चाहिए। उसकी यह बात सुनकर आगे से जगदीश जी ने भरे हुए गले से कहा, आपको कुछ नहीं होगा सर, महाकाल आपके साथ हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर का साइड डोर खुला और बाहर की बर्फीली हवा अंदर पहुंच गई। वहीं नीचे गुप्त अंधेरा था। अर्जुन ने बिना एक सेकंड सोचे 5,000 फीट की ऊंचाई से उस घने अंधेरे के अंदर छलांग लगा दी। उसके ठीक पीछे आठों निंजास कमांडो ने भी एक साथ हवा में डाइव मार दी और सभी आसमान से किसी उल्का पिंड की तरह नीचे गिर रहे थे। काले कपड़ों में होने की वजह से रात में आसमान में पूरी तरह से अदृश्य थे। जब वो जमीन पर महज 500 फीट ऊपर रह गए, तब उन्होंने अपने काले रंग के पैराशूट खोल ले। वो बहुत ही खामोशी से निजाम के उस किले की 15 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवार के ठीक बाहर मौजूद घने पेड़ों पर आकर लैंड कर गए। जमीन पर पांव रखते ही अर्जुन ने अपना पैराशूट खोला और उसे झाड़ियों में छुपा दिया। निंजा कमांडोज भी एक सेकंड के अंदर अर्जुन के आसपास डिफेंसिव फॉर्मेशन में खड़े हो गए। अब जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी अर्जुन ने फुसफुसाकर अपने ईयरपीस से कहा, जगदीश जी, हम ड्रॉप जोन पर पहुंच गए हैं। आगे से ईयरपीस में जगदीश की आवाज आई, सर, 100 मीटर सीधा जाइए। वहां दीवार पर एक ब्लाइंड स्पॉट है, जहां कोई कैमरा नहीं, लेकिन दीवार के उस पर 4 गार्ड्स गश्त कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनते ही अर्जुन ने अपने निंजा गार्ड्स को अपने हाथ से मुंह का इशारा किया। इसी के साथ वो 9 लोग जंगल की जमीन पर बिना कोई आवाज किए बिल्लियों की तरह चलकर कंक्रीट की दीवार पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर अर्जुन ने निंजा लीडर्स की तरफ देखा। उनकी आंखों में देखते ही लीडर ने अपने 2 आदमियों को इशारा किया और उनका इशारा पाते ही 2 निंजास कमांडो दीवार के पास गए। उन्होंने अपने हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर एक स्टेप बना दिया। अर्जुन और बाकी निंजा कमांडोज दौड़कर आए, उनके हाथों पर पैर रखा और एक ही छलांग में उस 15 फुट ऊंची दीवार के ऊपर पहुंच गए। दीवार के ऊपर से अर्जुन ने नीचे का नजारा देखा। नीचे किले का एक बहुत खुला और बड़ा प्रांगण था। अंधेरा था, लेकिन कुछ हेलोजन लाइट जल रही थी, जहां 4 भारी भरकम गार्ड्स अपनी राइफल लटकाए गप मार रहे थे। एक गार्ड ने हंसकर सिगरेट पी रहा था और उसने हंसकर अपने साथियों से कहा, आज तो बोझ ने मुंबई जीत लिया दोस्त, हमें भी इनाम मिलेगा अब। तभी दीवार के ऊपर से मौत के साए नीचे उतरे। अर्जुन और 4 निंजा कमांडोज ने दीवार से सीधे उन गार्ड्स के पीछे छलांग लगाई। जमीन पर लैंड करते वक्त उनके बूट से एक पत्ते टूटने की आवाज भी नहीं आई। इससे पहले कि वो गार्ड्स मुड़कर देखते, एक निंजा कमांडो ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक तेज धार वाला शुरिकेन निंजा स्टार को पूरी तरह से हवा में फेंक दिया। सन शुरिकेन सीधा पहले गार्ड के गले में नसों को चीरता हुआ दूसरी तरफ से निकल गया। वो गार्ड खून का फवारा छोड़कर बिना आवाज के नीचे गिर पड़ा। ये देखते ही दूसरे गार्ड ने अपनी बंदूक उठानी चाहिए, लेकिन अर्जुन पीछे से एक प्रेत की तरह प्रकट हुआ। अर्जुन ने अपने एक हाथ से उस गार्ड का मुंह दबाया और दूसरे हाथ से अपनी कॉम्बैट नाइफ उसकी पसलियों के नीचे, जहां से सीधा दिल पंचर होता है, वहां पूरी ताकत से धंसा दी, जिससे गार्ड का शरीर अकड़ा और वो शांत हो गया। इसके बाद बाकी 2 गार्ड्स भी निंजा कमांडोज ने चोक होल्ड में फंसाकर उनकी गर्दनें तोड़ दी। सिर्फ 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर 4 खूंखार गार्ड्स मारे जा चुके थे और उनके शरीर जमीन पर पड़े थे। लेकिन किले के अंदर किसी को इसी के बारे में भनक तक नहीं लगी। तभी अर्जुन ने ईयरपीस पर कहा, जगदीश जी, पैरामीटर क्लियर।
तभी आगे से जगदीश ने उसको आगे की इन्फॉर्मेशन देकर कहा, सर, मेन हवेली के अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता है, सामने वाले लोहे का दरवाजा। लेकिन वहां 10 गार्ड्स पहरा दे रहे हैं, 2 मशीन गन बुर्ज लगे हैं। उनकी ये बात सुनते ही इधर से अर्जुन ने नाइट विजन गोगल्स से हवेली के छत की तरफ देखकर कहा, हमें दरवाजे की जरूरत नहीं है, मैं उन 10 गार्ड्स के सामने से इंगोज करूंगा। निंजा टीम, तुम लोग छतों के वेंट से अंदर दाखिल हो जाओ, मुझे निजाम तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ चाहिए। उनका ये ऑर्डर सुनकर निंजा लीडर ने कहा, ओके सर, और अपनी आठों शैडो आर्मीज के कमांडो ग्रुपिंग हुक्स की मदद से हवेली के छत पर चढ़ा दिए और वो अंधेरे में गायब हो गए। अब अर्जुन अकेला उस प्रांगण में खड़ा था। उसने अपनी दोनों पिस्तौल निकाली। उनके ऊपर एडवांस साइलेंसर लगे हुए थे। अर्जुन धीरे धीरे चलकर उस मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां 10 गार्ड्स खड़े थे। वो छुप नहीं रहा था, वो बिल्कुल सीधे सीना तान कर सामने आ गया। तब यह गार्ड की नजर अर्जुन पर पड़ी। उसने अंधेरे में देखने की कोशिश करके पूछा, कौन है वहां? ये कहकर उसने अपनी फ्लैश लाइट अर्जुन के चेहरे पर मारी। रोशनी में अर्जुन वो खूंखार दाढ़ी वाला खून का प्यासा चेहरा देखकर गार्ड्स की रूह कांप गई। तभी अर्जुन ने फुसफुसा कर कहा, तुम्हारा बाप। इससे पहले कि वो 10 गार्ड्स अपनी गन की सेफ्टी खोलते, अर्जुन ने अपने हाथों को क्रॉस किया और जॉन विक स्टाइल में फायरिंग शुरू कर दी। अर्जुन के निशाने इतने सटीक की हर एक गोली सीधे किसी न किसी गार्ड के माथे पर जाकर लग रही थी। तभी एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, फायर! लेकिन अर्जुन ने डाइव मारकर उसके घुटने पर गोली मारी और उसके सीने में 2 गोलियां और उतार दी। महज 15 सेकंड के अंदर वो 10 के 10 गार्ड्स खून से लथपथ होकर हवेली के सीढ़ियों पर बिछ गए। इसके बाद अर्जुन खड़ा हुआ और अपनी पिस्तौल की खाली मैगजीन निकाली, उसे जमीन पर फेंका। नई मैगजीन एक क्लिक की आवाज साथ लोड कर ली। वो हवेली के उस भारी लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन अर्जुन ने उसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तभी अंदर से एक खट की आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक निंजा कमांडो खड़ा था। उसके हाथ से खून टपक रहा था। उसने अंदर के सिक्योरिटी रूम पर कब्जा कर लिया था और हवेली के सारे कैमरे हैक कर लिए थे। निंजा ने अर्जुन के आगे झुककर कहा, रास्ता साफ है माय लॉर्ड। उसकी बात सुनकर अर्जुन हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा डरावना था। निंजा कमांडोज ने पूरी हवेली के कॉरिडोर्स में एक बूचड़ खाने में बदल दिया था। दीवारों पर खून के छींटे थे और हर 10 कदम पर निजाम के गार्ड्स की लाशें पड़ी थी। किसी का गला कटा हुआ तो किसी के सीने में कटाना घुसी हुई थी। वार्ड घोस्ट अपना काम इतनी खामोशी से कर रहे थे कि नीचे बेसमेंट में बैठे निजाम को भनक तक नहीं लगी कि उसकी पूरी फौज का सफाया हो चुका है। तभी अर्जुन ने खून से सनी एक लाश को पार करके जगदीश जी से पूछा, जगदीश जी, बेसमेंट का रास्ता कहाँ है? दूसरी तरफ से जगदीश ने तुरंत जवाब देकर कहा, सर, हवेली के बिल्कुल बीचों बीच एक पुरानी लाइब्रेरी है। वहां एक नकली बुक शेल्फ के पीछे अंडरग्राउंड बंकर का दरवाजा है। निजाम वहीं बैठा है। उनकी यह बात सुनकर इधर से अर्जुन ने तुरंत एक्साइटेड होकर कहा, परफेक्ट। इसके बाद अर्जुन लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। लाइब्रेरी के अंदर पहुंचकर अर्जुन ने उस बुक शेल्फ को ढूंढा। इसके बाद निंजा लीडर को इशारा किया और लीडर ने बुक शेल्फ के पास लगे हुए फिंगरप्रिंट स्कैन को अपने एक हैकिंग डिवाइस से कुछ सेकंड में बाईपास कर दिया। तुरंत एक क्रैक की आवाज के साथ बुक शेल्फ खिसका और उसके पीछे सीढ़ियों का रास्ता खुल गया, जो जमीन के नीचे उस राजसी कमरे की तरफ जा रहा था। नीचे से तेज अरबी संगीत की आवाज और निजाम के ठहाकों की गूंज आ रही थी। तभी अर्जुन ने अपनी पिस्तौल वापस बेल्ट में रखी। वो इस शैतान को गोलियों से नहीं, अपनी हाथों से तड़पाना चाहता था। इसलिए अर्जुन ने निंजा कमांडोज को ऑर्डर देकर कहा, तुम लोग बाहर पहरा दो, अंदर कोई नहीं आना चाहिए, अंदर का शिकार मेरा है। ये कहकर अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वहीं बंकर का मेन दरवाजा अभी भी बंद था। अंदर निजाम अपने डांसरों के साथ शराब पी रहा था। उसका अफगानी कमांडर ताली बजा रहा था। तभी निजाम ने अपना गिलास हवा में उठाकर कहा, ये मुंबई अब हमारी जागीर है दोस्त। तभी धड़ाम बंकर का वो 10 इंच मोटा स्टील और लकड़ी का दरवाजा इतनी भयानक और जबरदस्त किक के प्रहार से टूटा कि उसके जबड़े तक उखड़ गई। दरवाजा उड़ता हुआ सीधा अफगानी कमांडर के सिर पर जा गिरा। कमांडर उस भारी दरवाजे के नीचे दबकर चीख पड़ा। तभी म्यूजिक अचानक बंद हो गया। डांसरें डर के मारे चीख कर कमरे के कोने में छुप गई। निजाम के हाथ में शराब का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके 10 पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने तुरंत अपनी AK-47 दरवाजे की तरफ तान दी।
तभी धुएं और दरवाजे से उड़ती हुई धूल के बीच एक खौफनाक लंबी चौड़ी परछाई अंदर दाखिल हुई। जब रोशनी उस इंसान के चेहरे पर पड़ी तो निजाम की वो बूढ़ी खूंखार आंखें फटी की फटी रह गई। उसके शरीर का सारा खून जम गया। पैरों तले की जमीन ही नहीं खिसकी, बल्कि उसे लगा कि सीधा वो नर्क में जा गिरा है। सामने अर्जुन अग्निहोत्री खड़ा था। उसकी वो दाढ़ी, उसके चेहरे पर वो मौत का गुरूर और उसकी वो लाल खूनी आंखें। अर्जुन के चेहरे पर कोई डिप्रेशन नहीं था। वो मुंबई का शराबी आशिक नहीं लग रहा था और वो साक्षात महाकाल लग रहा था। वो अपना त्रिशूल लेकर शैतान का अंत करने आया था। तभी निजाम के मुंह से हकलाती हुई कांपती हुई आवाज निकली। उसने हकला कर कहा, अर्जुन, तू 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 यहाँ कैसे? तू तो मुंबई में टूट चुका था। पारस ने कहा था कि तू। वो अपनी कुर्सी से पीछे हट गया। पारस के नाम सुनते ही अर्जुन के होठों पर एक बहुत ही भयानक और शैतानी हंसी आ गई। उसकी हंसी उस कमरे में गूंज गई, जिसे सुनकर निजाम के गार्ड्स के हाथ कांपने लगे। तभी अर्जुन ने अपने कोट की जेब से हाथ डालकर कहा, "हम्म, तो उस गद्दार पारस का इंतजार कर रहा है निजाम?" ये कर अर्जुन ने अपनी जेब से एक खून की सनी हुई चीज बाहर निकाली और पूरी ताकत से निजाम के बिल्कुल मुंह पर फेंक कर मारा। वो चीज निजाम के चेहरे पर टकराकर उसके कदमों में गिर पड़ी। निजाम ने कांपते नीचे देखा। वो पारस का कटा हुआ दाहिना कान था, जिसके कान में सोने की बाली लटक रही थी, जो पारस हमेशा पहनता था। वो देखकर निजाम के मुंह से चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं। तभी आगे से अर्जुन ने एक एक शब्द चबाकर कहा, तेरा वो पारस, मेरा वो गद्दार भाई, 4 घंटे पहले ही मेरे हाथों अग्निहोत्री मेंशन के कुत्ते की मौत मारा जा चुका है। उसकी आवाज में जहर था। अर्जुन ने आगे कहा, तूने सोचा था कि तू मुंबई में मेरी दुनिया, मेरी मीरा पर हमला करेगा और मैं चुपचाप बैठूंगा। वो सब मेरा बिछाया हुआ जाल था निजाम। मैंने तुझे मुंबई आने का न्योता दिया था ताकि तू अपने बिल से बाहर आए। मेरी मीरा, मेरी महारानी मुंबई में बिल्कुल सुरक्षित और जिंदा है। यह सच सुनकर निजाम का दिल फटने को तैयार हो गया। उसका 25 साल का इंतजार, उसकी सारी प्लानिंग, उसका मुंबई का सपना और सब कुछ 22 साल के लड़के ने महज कुछ दिनों के अंदर राख में मिला दिया। निजाम को समझ आ गया था कि सामने कोई बच्चा नहीं, बल्कि रणविजय अग्निहोत्री का अपग्रेडेड वर्जन खड़ा है, जो दिमाग से चाणक्य और ताकत में यमराज है। निजाम ने पागलों की तरह चीख कर कहा, मार दो इस कुत्ते को, फायर! खुद एक बुलेट प्रूफ मेज के पीछे छुपने के लिए दौड़ा। उसका ऑर्डर सुनते ही उसके 10 गार्ड्स ने अर्जुन पर अपनी AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन अर्जुन वहां मरने वाला नहीं था। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, अर्जुन ने अपने कोट के अंदर से एक फ्लैश बैग निकाला और उसे गार्ड्स के बीच में फेंक दिया। इसी के साथ एक भयंकर सफेद रोशनी ने पूरे कमरे को अंधा कर दिया। तभी अर्जुन बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा। उसने अपनी पिस्तौल नहीं निकाली, उसने मास्टर की सिखाई हुई डेथ टच मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया। वो पहले गार्ड्स के पास पहुंचा और उसके गले के एडम एप्पल्स पर ऐसा कराटे चौक मारा कि गार्ड की सांस की नली वहीं चिपक गई और वो मुंह से खून निकालकर नीचे गिर पड़ा। तभी दूसरे गार्ड्स ने अपनी राइफल घुमानी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने उसकी राइफल की नली पकड़ी और उसे उसके सीने में धकेला और ट्रिगर दबा दिया। गोलियां गार्ड के अपने ही सीने के आर पार हो गई। अर्जुन उस कमरे में एक तूफान की तरह घूम रहा था। वो गार्ड्स की पसलियां तोड़ रहा था और उसकी गर्दन मोड़ रहा था, उसकी आंखें फोड़ रहा था। महज 30 सेकंड 30 सेकंड के अंदर निजाम के वो 10 सबसे खूंखार और बेस्ट बॉडीगार्ड्स खून के लोथड़े में तब्दील होकर फर्श पर पड़े थे। वहां लगे ईरानी कालीन का रंग अब खून से लाल हो चुका था। कमरा अब पूरी तरह से खामोश हो चुका था। सिर्फ अर्जुन के भारी बूटों के चलने की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। अर्जुन धीरे धीरे उस भारी मेज की तरफ बढ़ा, जिसके पीछे निजाम छुपा हुआ था। वहीं निजाम का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा था। वो हैदराबाद का नवाब, वो गॉडफादर जो इशारों पर सरकारें गिराता था, आज एक चूहे की तरह मेज के पीछे दुबक्का हुआ था। उसकी तस्बीह उसके हाथों से टूटकर बिखर चुकी थी। तभी अर्जुन ने उस भारी मेज को एक हाथ में पकड़कर हवा में पलट दिया। अब निजाम पूरी तरह से नंगा होकर अर्जुन के सामने आ गया। निजाम ने घबराकर अपने हाथ आगे कर लिए और उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। उसने कांपते हुए कहा, रुक जा अर्जुन, मुझे मत मारना। तू तू जो मांगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा।
मैं तुझे अपनी सारी दौलत, सारा हैदराबाद दे रहा हूँ। लेकिन आगे से अर्जुन ने निजाम के कॉलर को अपने फौलादी हाथों में जकड़ा और उसने उसे 100 किलो के भारी आदमी को एक बच्चे की तरह हवा में उठाकर गुस्से में कहा, दौलत? तू मुझे दौलत देगा? अर्जुन की आंखों में आग उगल रही थी। अर्जुन ने निजाम को हवा में घुमाकर उस पुराने विंटेज राजसी कुर्सी पर पूरी ताकत से पलट दिया, जिससे कुर्सी के हत्थे टूट गए। इसके बाद अर्जुन निजाम के बिल्कुल करीब झुका। उसने अपने अंत भींचते हुए कहा, 25 साल पहले तूने इस दौलत के लिए मेरी दादी जी का कार एक्सीडेंट करवाया। तूने उन्हें जिंदा जला दिया निजाम। तूने मेरे दादाजी को खून के आंसू रुलाए और तूने मेरी मीरा की तरफ अपनी गंदी आंख उठाने की जरूरत की। यह कहकर अर्जुन ने अपनी कमर से वो कॉम्बैक्ट नाइफ निकाला और उसकी चमक निजाम की आंखों में मौत का खौफ पैदा कर रही थी। अर्जुन ने वो नाइफ निजाम के छाती पर टिकाकर कहा, तेरी इस गद्दारी, तेरी इस गद्दी, तेरे इस हैदराबाद और तेरी इस दौलत को मैं अपने जूतों पर रखता हूं निजाम। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, तेरा वो गंदा और सड़ा हुआ सिर, जो मुझे अपने दादाजी के कदमों में रखना है। उसकी ये बात सुनकर आगे से निजाम ने डर के मारे चीख कर कहा, नहीं, अगर तूने मुझे मारा तो मेरे आदमी पूरे इंडिया में तबाही मचा देंगे। मेरे पास आतंकवादियों की फौज है। उसकी ये बात सुनकर आगे से अर्जुन ने बहुत ही ठंडे और खौफनाक आवाज में कहा, तेरी फौज अब शमशान में है निजाम। ये कहकर वो बिना एक पल की देरी किए अर्जुन ने वो कॉम्बैक्ट नाइफ पूरी ताकत से निजाम के सीने में धंसा दिया। लेकिन अर्जुन वहां नहीं रुका। उसने उस छुरे से निजाम के सीने के अंदर ही उसे मरोड़ भी दिया, जिससे निजाम की आंखें पूरी तरह से बाहर आ गई। उसके मुंह से खून का बहारा फूट पड़ा। अर्जुन के चेहरे पर आ गिरा। उसका शरीर कुर्सी पर बुरी तरह तड़पा। उसकी सांसें एक घबराहट के साथ टूट गई और अग्निहोत्री परिवार के सबसे बड़े दुश्मन हैदराबाद के उस शैतान का हमेशा के लिए अंत हो गया। निजाम मर चुका था। 25 साल पुराना गॉडफादर एम्पायर अर्जुन के एक ही झटके में खाक हो चुका था। इसके बाद अर्जुन ने अपना छुरा बाहर निकाला। उसने एक बहुत ही गहरी, लंबी और सुकून भरी सांस ली। उसके सीने पर जो एक बहुत बड़ा बोझ था, वो आज हमेशा के लिए उतर गया था। उसने निजाम के उस सैटेलाइट फोन को उठाया और जगदीश जी को कॉल किया। जैसे ही उधर से जगदीश जी ने फोन उठाया, अर्जुन ने उधर से कहा, जगदीश जी, ऑपरेशन तबाही पूरा हुआ, निजाम मारा गया, हैदराबाद हमारा है। एयरपेस के उधर से जगदीश जी की भावुक और गर्व भरी आवाज आई, यस बॉस, अग्निहोत्री एम्पायर की जय हो। इसके बाद अर्जुन ने खून से सने कमरे से बाहर निकला और जब वो हवेली के प्रांगण में आया तो आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वो बूंद अर्जुन के चेहरे पर लगे उस खून और उस नफरत को धो रही थी। वो महाकाल अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसने अपने दुश्मनों की जड़ों को पाताल तक खोद कर निकाल दिया था। अब ना कोई पारस था और न ही कोई निजाम और न ही कोई साजिश। अब सिर्फ अर्जुन था, मुंबई में उसका इंतजार कर रही उसकी महारानी मीरा। इसके बाद अर्जुन ने हेलीकॉप्टर की तरफ कदम रखा। मुंबई का आसमान अब एक नई और हमेशा के लिए सुरक्षित सुबह का इंतजार कर रहा था। अग्निहोत्री एम्पायर अब सच में अजय हो चुका था। हैदराबाद के उस खौफनाक जंगल और निजाम के अंडरग्राउंड किले में मौत का तांडव खत्म करने के बाद अब अर्जुन अगुस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर वापस मुंबई की तरफ उड़ान भी भर चुका था। जब हेलीकॉप्टर मुंबई के आसमान में दाखिल हुआ तो भोर हो चुकी थी। सुबह अपनी पहली सुनहरी किरण अब अरब सागर पर पानी बिखेर रहा था। मुंबई का आसमान आज बिल्कुल साफ था। हवा में कोई नमी या बारूद की गंध नहीं, बल्कि एक ताजगी और सुकून था। अर्जुन हेलीकॉप्टर की खिड़की से नीचे इस शहर को देख रहा था। उसको आज मुंबई बड़ा खूबसूरत लग रहा था। सुबह के 6 बजे उसका हेलीकॉप्टर अग्निहोत्री मेन मेंशंस के प्राइवेट हेलीपैड पर लैंड हुआ। जगदीश जी, जो पहले से ही दूसरे हेलीकॉप्टर पर वहां पहुंच गए थे, वो अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन अग्निहोत्री हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा, जगदीश जी ने अपनी आंखों में गहरी इज्जत और गर्व के साथ उन्हें सलाम करके कहा, वेलकम होम बॉस। आपने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। वहीं अर्जुन के चेहरे पर एक बहुत ही शांत और थकी हुई मुस्कान थी। उसके काले कपड़ों पर अभी भी निजाम और उसके गुंडों के खून के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में वो खौफनाक रौद्र रूप अब शांत हो चुका था। तभी अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, सब खत्म हो गया जगदीश जी। अब इस शहर में और मेरे परिवार की जिंदगी में कोई साजिश नहीं बची। आगे से जगदीश ने राहत की सांस ली और कहा,
दादाजी अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं सर। उनकी यह बात सुनते ही अर्जुन तेज कदमों से मैंशन के अंदर दाखिल हुआ। मैंशन के अंदर जाते ही अर्जुन ने आराम करने से पहले एक आखिरी कचरा साफ करने का फैसला किया। वो नहीं चाहता था कि मीरा के बाहर आने से पहले इस घर में कोई भी गद्दार सांस ले रहा हो। इसलिए अर्जुन ने भारी आवाज में ऑर्डर देकर कहा, जगदीश जी, विला नंबर 360 के उस नौकर रामू को यहाँ पेश करो। महज 10 मिनट के अंदर शैडो कमांडोज ने रामू मतलब उस गद्दार नौकर जिसने निजाम के साथ हाथ मिलाया था, उसको कॉलर से घसीट कर मेंशन के हॉल में लाकर अर्जुन के पैरों में पटक दिया। रामू अभी भी इस गलत फहमी में था कि पारस और निजाम जीत चुके हैं और अर्जुन तो बस एक शराबी बन चुका है। उसे लगा कि शायद अर्जुन गुस्से में और कुछ कर रहा है, इसलिए रामू ने मासूम बनने का नाटक किया और कहा, सर, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने क्या किया सर? तभी अर्जुन धीरे धीरे चलकर रामू के पास आया। उसने रामू की आंखों में देखकर कहा, तूने क्या किया है? ये कहकर अर्जुन ने एक शैतानी हंसी हंसी और अपनी जेब से वो बर्नर फोन निकाला जिसे रामू इस्तेमाल करता था। अर्जुन ने वो फोन रामू के मुंह पर फेंक कर मारा। रामू को वो फोन देखते ही पसीना पसीना आ गया। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई। तभी अर्जुन ने अपनी कड़क आवाज में कहा, तूने चंद रुपयों के लालच में उस निजाम और पारस को मेरे घर की हर पल की खबर दी। तूने सोचा कि तू अग्निहोत्री एम्पायर के राजा की पीठ में खंजर घोपेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। अर्जुन की आवाज में एक बहुत सर्द और खौफनाक गूंज थी। उसकी ये बात सुनते ही रामू कांपने लगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, सर, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मुझे पारस बाबा ने मजबूर किया था। यह कहकर रामू ने रोकर अर्जुन के पैरों में गिड़गिड़ाहट करनी शुरू कर दी। तभी अर्जुन ने अपनी जैकेट से निजाम की वो तस्वीर निकाली और रामू के सामने जमीन पर फेंक कर कहा, तू उस पारस और निजाम का इंतजार कर रहा है ना? जाकर नर्क में उनसे मिल लेना। तेरा वो पारस इसी मेंशन के फर्श पर कुत्ते की मौत मारा गया है और तेरा वो हैदराबाद का गॉडफादर निजाम अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बात सुनते ही रामू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका शरीर कांपने लगा। तभी अर्जुन ने भारी बोझ से रामू के छाती पर रखकर कहा, इंसान अगर दुश्मनी सामने से करे तो मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो इंसान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, गद्दारी करता है, उसे मैं मौत से भी बदतर सजा देता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने पीछे खड़े जगदीश की तरफ इशारा किया और ऑर्डर देकर कहा, जगदीश जी, इसे पुलिस के हवाले मत करना। इसे अग्निहोत्र के उस ब्लैक साइट जेल में डाल दो जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इसे वहां पूरी जिंदगी सड़ने दो ताकि इसे हर पल अपनी गद्दारी पर पछतावा हो। उसका यह ऑर्डर सुनते ही कमांडोज ने चीखते चिल्लाते रामू को घसीटा हमेशा के लिए उस कोठरी में बंद कर दिया। अब अर्जुन ने घर की आखिरी गंदगी भी साफ कर दी थी। अर्जुन अब पूरी तरह से बेफिक्र था। उसने अपने खून से सने कपड़े बदले और एक फ्रेश शावर लिया। एक साफ सुथरी सफेद टी शर्ट और डेनिम जींस पहनकर बाहर आया। अब वक्त आ गया था उस दुनिया को आजाद करने का जो पिछले लगभग 1 महीने से जमीन के नीचे एक सीक्रेट बंकर में कैद थी। अर्जुन जगदीश जी के साथ अपने विला के खुफिया बेसमेंट की तरफ बढ़ा। यह टाइटेनियम बंकर इतना सुरक्षित था कि इस पर किसी बम या मिसाइल का भी असर नहीं हो सकता था। इसी बंकर के अंदर मीरा को उस रात के फेक मर्डर वाले नाटक के बाद छुपाया गया था। इस दौरान मीरा को दुनिया की हर सुख सुविधा दी गई, लेकिन वो बाहर की दुनिया अर्जुन से पूरी तरह से कट चुकी थी। उसे नहीं पता था कि बाहर हो क्या रहा है। अर्जुन ने कांपते हाथों से बंकर के इलेक्ट्रॉनिक पैनल पर अपना पासवर्ड और रेटिना स्कैन किया। तभी एक भारी हाइड्रोलिक आवाज के साथ 15 इंच मोटा लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। बंकर के अंदर हल्की पीली रोशनी थी। एक सोफे पर मीरा बैठी थी। उसके हाथों में किताब थी, लेकिन उसकी नजरें दीवार और दरवाजे पर टिकी थी। पिछले इतने दिनों से वो अर्जुन के वापस आने और इस खूनी खेल खत्म होने की दुआएं मांग रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, अर्जुन की वो चौड़ी मुस्कुराती हुई परछाई अंदर आई। मीरा के हाथों से किताब छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मीरा के मुंह से तुरंत एक सिसकी निकली, अर्जुन। वो पागलों की तरह अपनी जगह से उठी और दौड़कर सीधा अर्जुन के सीने से जाकर टकरा गई। अर्जुन ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे अपने सीने में बहुत ही कसकर जकड़ लिया। तभी मीरा ने सिसक कर कहा, अर्जुन, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं यहाँ अंदर घुट घुट कर मर रही थी अर्जुन। मुझे लग रहा था कि पता नहीं तुम बाहर किस हालत में हो गए। ये कहकर मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू
अर्जुन की टी शर्ट को भिगो रहे थे। आगे से अर्जुन ने मीरा के बालों को चूमकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने बहुत ही प्यार से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, सब कुछ खत्म हो गया है मीरा। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, हर जगह का कचरा साफ हो चुका है। पारस, निजाम, सुरेंद्र, कोई नहीं बचा। हमारी जिंदगी में अब कोई साजिश, कोई मौत का खौफ नहीं बचा है। उसकी यह बात सुनते ही मीरा ने अपना आंसू से भीगा हुआ चेहरा ऊपर उठाकर पूछा, सच? क्या हम सच में आजाद हैं अर्जुन? आगे से अर्जुन ने उसके माथे को चूम कर कहा, हाँ मेरी महारानी, अब तुम्हें इस बंकर में एक सेकंड भी रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा खुला आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो बाहर चलते हैं। ये कहकर अर्जुन ने मीरा का हाथ बड़ी ही मजबूती से पकड़ा और उसे उस बंकर की घुटन भरी दुनिया से बाहर रोशनी की तरफ ले आया। उधर विला नंबर 360 के मेन हॉल में दादाजी, अर्जुन के माता पिता नीरज अग्निहोत्री और शालिनी अग्निहोत्री और मीरा का परिवार, यशोदा माँ, ताऊजी, भैरव सिंह और ताई जी बैठे हुए थे। मीरा के परिवार, ताऊजी और यशोदा माँ की हालात पिछले एक महीने से रो रो कर पागल हो गई थी। उन्हें अभी तक यही लग रहा था कि उनकी बच्ची मर चुकी है। वो लोग अर्जुन के साथ साथ खुद को भी इस सदमे से उबार नहीं पा रहे थे। तभी हॉल के उस बड़े से कॉरिडोर में कदमों की आवाज आई। इसी के साथ अर्जुन की आवाज हॉल में आ गई, दादाजी। सबने पलटकर उस दिशा में देखा और जब उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले की जमीन नहीं खिसकी, बल्कि उनका दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया था। अर्जुन के साथ उसके हाथ थामा मीरा खड़ी थी। मीरा बिल्कुल सही सलामत, जिंदा, मुस्कुरा रही थी। माथे पर कोई गोली का निशान नहीं। मीरा को देखते ही यशोदा माँ के हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। वहीं ताऊ जी की भी आंखें फटी की फटी रह गई। यशोदा माँ ने हकला कर कहा, मीरा, मीरा मेरी बच्ची। यशोदा माँ हकला कर खड़ी हुई। उन्हें लगा कि वो कोई भूत देख रही है या उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। आगे से मीरा ने चीख कर दौड़कर उनके पास आई और बोली, माँ। और उसने अपनी माँ को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मीरा के उस जिंदा और गर्म शरीर के स्पर्श को महसूस करते ही यशोदा माँ के मुंह से एक दिल चीर देने वाली, लेकिन इस बार खुशी की चीख निकली। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, मेरी बच्ची जिंदा है, मेरी मीरा जिंदा है भगवान। ये कहकर यशोदा माँ पागलों की तरह मीरा का चेहरा चूमने लगी। ताऊ जी अपनी लाठी छोड़कर भागते हुए आए। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगे। वो राजपूती गुरूर जो कभी रोता नहीं था, आज एक बच्चे की तरह बिलख रहा था। उन्होंने सिसक कर कहा, छोरी, छोरी तू जिंदा से। हमें तो लगा था कि हम ने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। वहीं शालिनी माँ और ताई जी भी भागती हुए आए और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। यह मातम में आंसुओं का नहीं, बल्कि एक ऐसे चमत्कार के आंसुओं का सैलाब था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वहीं अर्जुन मुस्कुराते हुए दादाजी और अपने पिता नीरज के पास खड़ा था। दादाजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे को थपथपाया और नीरज अग्निहोत्री ने फक्र से कहा, तूने अपने परिवार को एक नई जिंदगी दी है अर्जुन। तभी ताऊ जी ने अपने आंसू पोंछे और पूछा, लेकिन ये सब कैसे हुआ अर्जुन? हमने तो अपनी आंखों से मीरा को गोली लगते और उसका खून देखा था। हमने तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाते, अर्जुन ने आगे बढ़कर ताऊ जी का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए ताऊ जी। मैंने आपको इतने बड़े सदमे में रखा, लेकिन वो सब एक बहुत ही हाईली प्लान्ड सीक्रेट ऑपरेशन था। अर्जुन ने पूरे परिवार को उस बर्ल्ड स्विकवेब बुलेट और उस फेक मर्डर और 33 दिन तक खुद को शराबी बनने के मास्टरमाइंड नाटक के बारे में विस्तार से बताया। उसने बताया कि कैसे उसने उस नाटक के जरिए उन इंटरनेशनल गद्दारों को और कॉन्फिडेंट करके बिल से बाहर निकाला। उसका ये पूरा खौफनाक जीनियस प्लान सुनकर सब लोग दंग रह गए। ताऊ जी ने हाथ जोड़कर कहा, तू इंसान नहीं है अर्जुन, तू तो सच में कोई ऐसा महाकाल है जो अपनी जिद पर अड़ जाए तो मौत को भी चकमा दे सकता है। यशोदा माँ ने भी आकर अर्जुन का माथा चूम कर कहा, तूने मेरी बच्ची को बचा लिया, हमारी दुनिया को भी आबाद कर दिया। तेरा यह एहसान हम 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। उनकी यह बात सुनकर आगे से अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, एहसान अपनों पर नहीं होता माँ जी। अब ये बहुत रोना धोना हो गया। पिछले एक महीने से इस घर में मातम का माहौल था। आज रात अग्निहोत्री एम्पायर अपनी सबसे बड़ी जीत और अपनी महारानी की वापसी का जश्न मनाएगा। आज रात एक शानदार शाही डिनर होगा।
उसका यह ऐलान सुनते ही पूरे घर में एक नई ऊर्जा और खुशियों की लहर दौड़ गई। उस शाम पूरा अग्निहोत्री मैंशन एक दुल्हन की तरह सज गया। घर के हर कोने में खुशबूदार मोमबत्तियां जलाई गई। डाइनिंग हॉल को किसी 7 स्टार होटल से ज्यादा भव्य तरीके से सजाया गया। अर्जुन ने खास तौर पर अपनी सेक्रेटरी नित्या और अपने चीफ मैनेजर जगदीश जी को भी इस फैमिली डिनर में शामिल होने का इनविटेशन दिया था। तभी जगदीश जी ने संकोच करके कहा, सर, हम तो एम्प्लॉइज हैं, हम आपके परिवार के साथ कैसे बैठ सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर आगे से अर्जुन ने जगदीश जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है जगदीश जी, आपने इस जंग में मेरे पिता से भी बढ़कर मेरा साथ दिया। आपने मेरी मीरा की हिफाजत की है। और नित्या, तूने दिन रात मेरे बिजनेस को संभाला। जब मैं गम का नाटक कर रहा था, तो आज से तुम दोनों इस अग्निहोत्री परिवार का अभिन्न अंग हो। कोई भी ये ना नहीं कहेगा। जगदीश जी की आंखों पर इज्जत को पाकर छलक गई। इसके साथ ही रात के 8 बजे पूरा परिवार उस विशाल और बहुत खूबसूरत ओक वुड के डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। टेबल पर दुनिया भर के सबसे लजीज पकवान पके हुए थे, लेकिन आज साथ में यशोदा माँ के हाथों की बनी हुई राजस्थानी थाली, दाल बाटी चूरमा भी शान से रखी हुई थी। डाइनिंग टेबल का नजारा देखने लायक था। टेबल के हेड सिरे पर दादाजी मास्टर रणविजय अग्निहोत्री बैठे थे। उनके दाएं तरफ अर्जुन और मीरा बैठे थे। मीरा ने आज एक बहुत ही खूबसूरत पीच कलर की डिजाइनर साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे का नूर वापस लौट आया था। अर्जुन ने एक बहुत ही कैजुअल लेकिन क्लासी ब्लैक शर्ट पहनी थी। दादाजी की बाएं तरफ अर्जुन के माता पिता नीरज अग्निहोत्री और शालिनी अग्निहोत्री बैठे थे। उनके आगे दाऊजी ताई जी यशोदा माँ बैठे थे और टेबल के दूसरे सिरे पर जगदीश जी और नित्या पूरे सम्मान के साथ बैठे थे। इस टेबल पर आज कोई माफिया नहीं था, कोई शराबी नहीं था और कोई साजिश नहीं थी। यह बस एक ऐसा परिवार था जिसने दुनिया की हर ताकत को हराकर आखिरकार अपना सुकून हासिल कर लिया था। खाना शुरू होने से पहले नौकरों ने सबके गिलास में वाइन शैंपेन सर्व किया। मेरा के लिए स्पाइसल्स जूस सर्व किया गया। तभी दादाजी ने अपना गिलास हवा में उठाया। पूरे टेबल पर एक गरिमापूर्ण सन्नाटा छा गया। उसी समय दादाजी की भारी और रोबदार आवाज हॉल में गूंज गई। आज का दिन अग्निहोत्री खानदान के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस एम्पायर को बनाने में निकाल दी। मैंने दौलत कमाई, रुतबा कमाया, लेकिन इस दौलत ने मुझसे बहुत कुछ छीना भी। इस दौलत ने मेरे ही घर में पारस जैसे गद्दार को पैदा किया। इसने मेरे बड़े बेटे को लालच में अंधा कर दिया। ये कहकर दादाजी ने अर्जुन की तरफ बहुत ही प्यार और फक्र से देखकर आगे कहा, लेकिन आज मुझे अपने इस पोते पर गर्व है। अर्जुन ने साबित कर दिया कि असली राजा वो नहीं होता जो सिर्फ दौलत के पीछे भागे। असली राजा वो होता है जो अपने परिवार, अपनी मिट्टी, अपने प्यार की हिफाजत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अपने जूतों पर झुका दे। अर्जुन ने हमें वो इज्जत और सुकून वापस लौटाया है जो 25 साल पहले उस निजाम ने हमसे छीन लिया था। इसके बाद दादाजी ने मीरा की तरफ देखकर एक बहुत ही मीठी मुस्कान देकर आगे कहा, और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अर्जुन की जिंदगी में यह महालक्ष्मी आई है। मीरा, तूने इस खूंखार लड़के को इंसान बनना सिखाया है। तूने इसे वो प्यार दिया जिसकी ताकत से इसने मौत को भी हरा दिया। आज से आज से यह पूरा अग्निहोत्री एम्पायर सिर्फ अर्जुन का नहीं, तुम दोनों का है। दादाजी की स्पीच के बाद पूरे डाइनिंग हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने झुककर दादाजी को प्रणाम किया। तभी ताऊ जी ने अपना गिलास उठाकर मुस्कुराकर कहा, हम गांव के लोग हैं हुकुम। हमारे लिए दौलत मायने न रखती, हमारे लिए इज्जत मायने रखती है। अर्जुन ने मेरी बेटी को मौत से मुंह से निकाला है, हमारे परिवार को सिर आंखों पर बैठाया। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस दामाद का ऋणी रहूंगा। उनकी यह बात सुनकर आगे से अर्जुन ने मुस्कुराकर अपना गिलास ताऊ जी के गिलास से टकराकर चीयर्स कहा। इसके बाद नीरज और शालिनी ने भी मीरा का ढेर सारा आशीर्वाद दिया। शालिनी माँ ने शरारत से कहा, अब बस हमें एक छोटा सा अग्निहोत्री वारिस दे दो ताकि इस घर में बच्चों की किलकारियां भी गूंजने लगे। ये सुनते ही मीरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने शर्मा कर अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी अर्जुन ने हंसकर मीरा का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ लिया और कहा, माँ, आप उसे ऐसे सबके सामने शर्मिंदा मत कीजिए, अभी तो हमें अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी है।
उसकी यह बात सुनते ही आगे से ताऊ जी ने ठहाका मारकर कहा, अरे पढ़ाई भी तो होती रहेगी, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। पूरे डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक और ठहाकों का दौर चल रहा था, लेकिन मीरा का चेहरा उस लाल टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। आंखों में एक अजीब सी बहुत खूबसूरती चमक भी आ गई थी। मीरा ने टेबल के नीचे अर्जुन के हाथ को अपने दोनों हाथ से कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे से अपना सिर अर्जुन के कंधे की तरफ झुका लिया। अर्जुन ने अपना कान उसकी तरफ किया और ये सोचकर कि शायद वो इस मजाक से शर्मा कर कुछ कहना चाहती है, लेकिन मीरा ने उसके कान के बिल्कुल करीब आकर आपने कांपती हुई और बड़ी मीठी आवाज में फुसफुसा कर कहा, अर्जुन, तुम्हें और परिवार वालों को बच्चों की किलकारियों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनते ही अर्जुन ने अपना हाथ पानी का गिलास उठाकर बीच में ही रोक दिया। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उसने मुड़कर मीरा की आंखों में देखकर पूछा, क्या मतलब? आगे से मीरा ने अपनी पलकें झुपका ली। उसके गालों पर शर्म की एक गहरी लालिमा छा गई। और इसके बाद उसने दोबारा अर्जुन के कान में जादुई शब्द कहे, तुम बहुत जल्द पापा बनने वाले हो अर्जुन। मेरे अंदर एक नन्ही जान पल रही है। मैं ये खुशखबरी तुम्हें आज रात अकेले में देना चाहती थी, लेकिन माँ और ताऊजी की बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। उसके यह बात सुनकर अर्जुन के कानों में किसी ऐश्वर्य संगीत की तरह गूंजी। उसका हाथ हवा में जम गया। उसके शरीर का सारा खून जैसे एक पल के लिए रुक गया, फिर एक भयंकर खुशी की लहर बनकर उसकी रगों में दौड़ने लगा। मुंबई का वो महाकाल, वो खूंखार माफिया डॉन इस एक खबर की आगे पूरी तरह पिघल गया। अर्जुन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मीरा को देखकर हकला कर पूछा, सच में? आगे से मीरा ने भीगी हुई पलकों के साथ मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ पाते ही अर्जुन अपनी कुर्सी से इस तरह उछलकर खड़ा हुआ कि उसकी कुर्सी पीछे जाकर गिर गई। उसने खुशी से झूम कर कहा, हे भगवान, वाह! उसने बिना इस बात की परवाह किए कि टेबल पर दादाजी, माता पिता, पूरा परिवार बैठा है, उसने मीरा को वहीं अपनी बाहों में उठाया और हवा में घुमा दिया। तभी मीरा ने शर्मा कर चिल्ला कर कहा, अर्जुन, पागल हो गए हो क्या? मुझे उतारो। लेकिन अर्जुन तो जैसे खुशी से पागल हो गया था। उसने मीरा को धीरे से नीचे उतारा और पूरा डाइनिंग हॉल एक जोरदार और खुशी से भरी दहाड़ मारी कि मेंशन की दीवारें भी चहक उठी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं पापा बनने वाला हूँ, दादाजी, पापा, माँ, मेरी मीरा माँ बनने वाली है। उसने ये अनाउंस करते ही पूरे डाइनिंग हॉल में एक सेकंड के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया और फिर खुशी का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने उस अग्निहोत्री मैंसन को सही मायने में स्वर्ग बना दिया। शालिनी माँ और यशोदा माँ एक साथ चीख कर बोली, क्या? वो दोनों दौड़कर आई और उन्होंने मीरा को अपने गले लगा लिया। दोनों माओ की आंखों में खुशी के आंसू की नदियां बहने लगी। यशोदा माँ ने मीरा का हाथ चूम कर कहा, मेरी बच्ची, तूने तो आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे दी। तभी दादाजी भी अपनी कुर्सी से खड़े हुए, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी छड़ी को जमीन पर रखा, अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर भगवान का शुक्रिया अदा करके कहा, मेरे कुल का दीपक आ रहा है, मेरे अग्निहोत्री एम्पायर का नया वारिस आ रहा है। तूने आज मुझे अमर कर दिया मेरे बच्चे। ये कहते हुए दादाजी ने आगे बढ़कर अर्जुन को बहुत ही कसकर अपने सीने से लगा लिया। ताऊजी और अर्जुन के पापा नीरज अग्निहोत्री भी खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। ताऊजी ने अपनी मूछों पर ताव देकर हंसकर कहा, मैंने कहा था ना, ये राजपूत की बेटी है, हमारे घर को रोशन कर दिया मेरी छोरी ने। वहीं जगदीश जी और नीता की आंखों में भी आंसू थे। वो भी अपनी जगह पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। पूरे विला में मिठाइयां बंटने का ऑर्डर दे गए थे। ये वो पल था जहां इस परिवार ने अपनी जिंदगी के हर सुख दुख, हर साजिश और हर खुशियों को और आंसुओं को पूरी कीमत से वसूल किया था। इस जश्न और बधाई के बाद जब रात गहरी हुई तो अर्जुन और मीरा अपने बेडरूम में आ गए। आज उनका बेडरूम उन्हें किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अर्जुन ने मीरा को बाहों में उठाया और बहुत ही नजाकत से उसे बिस्तर पर बिठा दिया। अर्जुन खुद मीरा के कदमों के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। तभी मीरा ने उसके बालों में हाथ फेर कर कहा, अर्जुन, तुम नीचे क्यों बैठ गए? अर्जुन ने बहुत ही प्यार से मीरा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और चूम लिया। फिर उसने अपना सिर धीरे से मीरा के पेट पर रख दिया और उस कमरे में सन्नाटे में अर्जुन की आंखें भर आई। अर्जुन ने रूंधी हुई आवाज में कहा, मैंने बचपन में सिर्फ मौत, भूख और गरीबी देखी मीरा। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि मेरे इन हाथों की लकीरों में भगवान इतनी खूबसूरत जिंदगी लिख देगा। तुमने मुझे सिर्फ एक परिवार ही नहीं दिया मेरा, तुमने मुझे इंसान बना दिया है। मीरा की आंखों में भी एक आंसू टपक कर अर्जुन के चेहरे पर गिरा। मीरा ने उसका चेहरा अपने हाथों में उठाकर कहा, तुम इंसान नहीं, मेरे लिए भगवान हो अर्जुन। अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद उसी रात बिल्डिंग से कूद कर दम तोड़ देती। ये जो नन्ही सी जान मेरे अंदर है, ये हमारे उसी अटूट प्यार और तुम्हारे उसी संघर्ष का नतीजा है। इसके बाद अर्जुन उठकर मीरा के बिल्कुल पास बैठ गया। उसने मीरा को अपनी बाहों में गहरे में छुपा लिया और अर्जुन ने उसकी आंखों में डूब कर कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं मीरा, हमारे इस बच्चे पर कभी भी किसी दुश्मन की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा। मैं उसे वो सब कुछ दूंगा जिसके लिए मैं 21 साल तक अनाथों की तरह तरसा हूं। तभी मीरा ने अपने होठ अर्जुन के होठों पर रख दिए और उनके रात के लिए एक दूसरे में खो जाने के लिए और अपने आने वाले फ्यूचर के सपने बुनने की रात थी, जिसमें अब कोई डर नहीं और सिर्फ प्यार था। इन खुशियों के बीच वक्त पंख लगाकर उड़ता गया और 9 महीने कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। अब इन 9 महीनों में अर्जुन ने मीरा को पलकों पर बिठा कर रखा था। अग्निहोत्री एम्पायर का खूंखार मालिक अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के लिए कभी आधी रात को आइसक्रीम लेने जाता तो कभी उसके पैरों की मालिश करता हुआ नजर आता। पूरा विला नंबर 360 अब एक बेबी प्रूफ और खिलौनों से भरे हुए महल में तब्दील हो चुका था। फिर वो दिन आ गया जिसको सबको बेसब्री से इंतजार था। अग्निहोत्री मेडिकल सिटी के वीआईपी मैटरनिटी वार्ड के बाहर अर्जुन पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। उसके माथे पर पसीना था और उसकी धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी। शालिनी माँ और यशोदा माँ उसे तसल्ली दे रही थी, शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी और ताऊ जी भी वही बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक नवजात बच्चे की तेज और गूंजती हुई किलकारी बाहर आई। वहां से रोने की आवाज सुनते ही अर्जुन के कदम वहीं जम गए। उसके पैरों की ताकत जैसे जवाब दे गई। वो खुशी के मारे वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने मुस्कुराकर बाहर आकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको और पूरे अग्निहोत्री परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपको एक बहुत ही खूबसूरत और स्वस्थ बेटा हुआ है। मेरा मैडम बिल्कुल सुरक्षित है। उनकी ये बात सुनते ही आगे से अर्जुन ने धीरे से कहा, मेरा बेटा। अर्जुन के मुंह से बस यही निकला। इसके बाद अर्जुन ने सैनिटाइजर होकर कांपते हाथों से ऑपरेशन थिएटर के अंदर कदम रखा। मीरा बेड पर लेटी हुई थी और बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे पवित्र और सबसे संतुष्ट मुस्कान थी। उसके पास एक नर्म सफेद तौलिया में लिपटा हुआ एक नन्हा सा फरिश्ता था। अर्जुन धीरे धीरे चलकर मीरा के पास आया और अर्जुन ने उसके माथे को चूम कर कहा, मीरा। तभी मीरा ने उस नन्ही जान की तरफ इशारा करके कहा, देखो अर्जुन, हमारा बच्चा। उसकी यह बात सुनते ही अर्जुन ने अपने फौलादी कांपते हाथों से उस नन्हे बच्चे को अपनी गोद में उठाया। बच्चे ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली और वो बिल्कुल अर्जुन की आंखों में देखने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गई थी। वहीं अर्जुन के सीने में जो बाप बनने का जज्बात उमड़ा, उसने उसके पुराने जख्मों को हमेशा के लिए भर दिया। तभी मीरा ने प्यार से उससे पूछा, हम इसका नाम क्या रखेंगे? अर्जुन ने नन्हे फरिश्ते के माथे को चूमा और बहुत ही गर्व भरी आवाज में कहा, अद्वैत, अद्वैत अग्निहोत्री, जिसका मतलब है जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। ये मुंबई का अगला अजय राजा होगा। इसी समय पूरा परिवार अंदर आ चुका था। दादाजी ने अद्वैत को गोद में लिया और खुशी से रोने लगे। ताऊजी और माता पिता के चेहरों पर भी खुशी के आंसू थे। इसके कुछ दिनों बाद मुंबई का आसमान बिल्कुल साफ था। अर्जुन और मीरा अपनी बालकनी में खड़े थे और मीरा की गोद में नन्हा अद्वैत चैन की नींद सो रहा था। अर्जुन ने पीछे से अपनी बाहें मीरा की कमर में डाल दी। सामने अरब सागर की लहरें उठ रही थी। शहर अपनी रफ्तार से भाग रहा था और तभी मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, ये शहर बहुत खूबसूरत है ना अर्जुन? आगे से अर्जुन ने मीरा के कंधे पर अपने ठोडे टिका कर कहा, हाँ, लेकिन मेरी दुनिया इस शहर में नहीं, मेरी बाहों में है। ये कहते हुए अर्जुन ने मुंबई के उस विशाल क्षितिज की तरफ देखा। अब मुंबई को किसी महाकाल के खौफ की जरूरत नहीं थी। अब अग्निहोत्री एम्पायर की गद्दी पर एक ऐसा राजा और रानी बैठे थे जिन्होंने मौत को हराकर प्यार को जीत लिया था। साजिशों का दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और अग्निहोत्री एम्पायर के नए और सुरक्षित अजय युग का सूरज शान से चमक रहा था। और दोस्तों, इस प्रकार खौफनाक, रोमांचक, बेइंतहा मोहब्बत से भरी इस कहानी का यहाँ बड़ा खूबसूरत, पूर्ण और अमर अंत होता है।
आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग भी अगर वर्कशॉप में चलना चाहते हैं तो जो मैंने पहले पोस्टर लगाया उस पे नंबर है, आप लोग नंबर पर कांटेक्ट करें और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों, पोस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कहानी को भी शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कल से हमारी नई कहानी, नई हॉरर की कहानी के साथ एक और नई कहानी शुरू होने जा रही है। सुनते रहिए और देखते रहिए सुकून एफएम।